कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 1830 की क्रांति, 1848 क्रांति, दोनों क्रांति आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। उससे ना देखिएगा बीच बीच में निकाल करके ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। उसको डिटेल में याद रखिएगा, ध्यान से हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, वो ध्यान में रहेगा। छोड़ दीजिएगा 5 से 10 दिन छोड़ दीजिए, भूल जाइएगा, गारंटी कहते हैं। समय रिवीजन करिएगा, नहीं भूलिएगा, समझे ना। उसका टेस्ट ले लेंगे, हो सकता है जब भी टेस्ट, जब मन तब टेस्ट ले लेंगे। किसी चीज़ का याद रखिएगा, आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि सिर्फ अगर हम आप लोग पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का ही टेस्ट लेंगे, मैथ का भी ले सकते हैं, फिजिक्स का भी ले सकते हैं, बायो का भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री का भी कुछ भी ले सकते हैं जो पढ़ा दिए हैं। बाबू सुनिए, 1848 की क्रांति है, सुनो, 1848 क्रांति किसके खिलाफ हुआ था? लुई फिलिप के खिलाफ ना। लुई फिलिप के खिलाफ यह क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। लुई फिलिप कहाँ भाग के चला गया था? बताइए, वहां की अब सत्ता कौन संभालेगा? नेपोलियन। नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, वहां के सम्राट बना। 1848 के बाद उसने 70 तक 72 तक कार्यकाल संभाला, समझ गए। तो सुनिए, जो 1848 की जो बहुत ही बड़ी एक क्रांति थी जब हुई थी, तो अगल बगल जितने अन्य देश था उसमें भी क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो मुख्य रूप से अगर प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑस्ट्रिया के बारे में। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा? ऑस्ट्रिया पर इसका प्रभाव पड़ा। आप याद कीजिए, जब नेपोलियन पराजित हुआ था, जब नेपोलियन पराजित हुआ था 1815 में, तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुई थी। सम्मेलन कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रिया में हुई थी ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, यानी ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो ऑस्ट्रिया के उस समय कौन था चांसलर? मेटरनिक था। मेटरनिक ने ही पूरा उसका अध्यक्षता किया था उस सम्मेलन का। तो उसने वहाँ पे ऑस्ट्रिया जो मेन जो मेटरनिक था, उसने ही जितना भी नियम कानून बनाया ना, ये सब उसी का काम था। जितना नियम बनाया था कि नेपोलियन जितना काम उसको खत्म कर दिया जाए, पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, टोटल उसी का लिए किया था ये सब टोटल। ऑस्ट्रिया, हालांकि अन्य देश के भी था, ऐसा बात नहीं है, प्रशा के उसमें योगदान था, जो भी देश था, इंग्लैंड भी था, लेकिन सबसे अधिक उसमें जो मेन बाधा थी वही कौन थी? ऑस्ट्रिया था, मेटरनिक था। तो मेटरनिक पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, समझ गए। इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी वहाँ के जो राजतांत्रिक व्यवस्था था, सब कार्यभार वही संभाल रहा था। कौन? मेटरनिक, समझ गए। तो वहाँ के लोग भी देखा कि राजतंत्र को किस तरह समाप्त किया जाए, तो वहाँ की जनता का होगी विद्रोह कर दी, क्योंकि देखा कि फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई, वहाँ से राजतंत्र खत्म हो गया। मैंने राजतंत्र लगभग राजतंत्र के खिलाफ, चाहे राजा के खिलाफ वहाँ पे क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे भी हम लोग मेटरनिक को हटाएं किसी तरह से, क्रांति करके, युद्ध करके, विद्रोह करके, जैसे भी हटाना हो। तो इस जो फ्रांसीसी जो 1848 की जो क्रांति थी, इससे प्रभाव किसे पड़ा? ऑस्ट्रिया पे पड़ा। तो ऑस्ट्रिया पड़ा, तो ऑस्ट्रिया की जो आम पब्लिक थी, जो जनता थी, जनता ने किसका विद्रोह कर दिया शुरू? विद्रोह करना शुरू कर दिया किसका? मेटरनिक का, समझ गए। मेटरनिक जो था बाबू, मेटरनिक अंततः तंग आकर, दबाव में आकर के आम पब्लिक के, आम जनता के, वो क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया से भाग गया, समझ गए। ऑस्ट्रिया से कहाँ चला गया? इंग्लैंड भाग गया। ऑस्ट्रिया से कहाँ चला गया? इंग्लैंड। इस तरह से जब इंग्लैंड गया, कब गया? 1848 में ही। कब गया? 1848 में। इस बात समझे ना बाबू आप लोग। 1815 में वो उजागर हुआ था, समझ गए। 1848 में कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इस तरह से मेटरनिक युग की क्या हो गई? समाप्ति। मेटरनिक युग क्या हो गया? 1848 के बाद मेटरनिक युग समाप्त हो गया। बात आप लोग को समझे हैं? 1800 एग्जाम पूछेगा, 1848 की क्रांति का प्रभाव किस देश पे पड़ा था, क्या बताइएगा? ऑस्ट्रिया पड़ा। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? तो मेटरनिक के खिलाफ जनता विद्रोह कर दी, मेटरनिक को वहाँ से भागना पड़ा, गद्दी त्याग करके भाग गए कहाँ? इंग्लैंड। बस आपको इसी पॉइंट पे ध्यान देना है। इस तरह से मेटरनिक क्यों क्या होगी? समाप्त हो गई। मेटरनिक जो व्यवस्था थी खत्म हो गई टोटल, समझ में आया ना। तो ये थी कौन सी प्रभाव? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था 1848 का। आई बात समझना आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को मेन क्या पढ़ना है? इटली का एकीकरण। क्या पढ़ना है? इटली का एकीकरण। हम लोग को मुख्य जो पॉइंट आप लोग का है क्या है? इटली का एकीकरण।
ऐसे लिखा था एकीकरण, ऐसे लिखा था। हाँ ऐसे लिखा था एकीकरण। देखिए एकीकरण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा देश है, इसमें छोटा छोटा राज्य है, क्षेत्र है ना, इस सबको एक में बांध देना क्या कहलाता है, एकीकरण। सबको एकजुट करना क्या कहलाता है, एकीकरण। सबको एक करना क्या कहलाता है, एकीकरण, इकट्ठा करना। तो इटली का जो एकीकरण था बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, इटली का जो एकीकरण था क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत, देखिए इटली जो था ना बहुत छोटे छोटे राज्यों में, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जब 1815 में नेपोलियन पराजित हो गया था तो उस समय इटली को भी बांट दिया गया था, क्योंकि इसका जो मेन जो सम्मेलन होता कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में होता। ऑस्ट्रिया में इटली को भी बांट लिया गया था, बोला गया था कि इटली पर मेन बात सबका अधिकार था, मेटरनी का सगरी अधिकार था, ऐसा बात नहीं था। उसने इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कौन, मेटरनिक, ऑस्ट्रिया में। मुख्य कौन पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का हमेशा रखिएगा ना, मेटरनिक को। आपको मेटरनिक को याद ही रखना है, बाकी अन्य देश के बारे में विशेष मत ध्यान दीजिए, लेकिन ऑस्ट्रिया के बारे में आपको विशेष ध्यान देना है। तो ऑस्ट्रिया ने 1815 में क्या कर दिया था बाबू, इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया था, समझ गए आप लोग। देखिए ये मान के चलिए आपका क्या है, इटली है, क्या है, इटली है। इसके छोटे छोटे एकदम टुकड़े क्षेत्र कर दिया था, और हर क्षेत्र पर ध्यान रखने के लिए एक एक राजा बैठा दिया था कि तुम यहाँ पर रहो, इस पर ध्यान दो, तुम इस पर ध्यान दो, तुम इस पर ध्यान दो, तुम इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्षेत्र बांट दिया था, उस पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। समझ गए। तो समझ लीजिए कब बांटा गया था इसको, टुकड़ा टुकड़ा किया गया था 1815 में। वियना जब सम्मेलन हुई थी, कांग्रेस हुई थी, जो सम्मेलन कहाँ पर हुई थी, वियना में हुई थी ना, और सेम वही उसी समय इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। समझ गए। तो इटली का तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। लेकिन आप जानते हैं किसी भी देश में जब कुछ अथी होती है, कोई परिवर्तन होता है, चाहे कुछ खराबी होती है, तो कोई ना कोई आता है उसको सुधारने के लिए, कोई ना कोई सुधारवादी आता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति आते हैं। तो इसमें भी कुछ कुछ राष्ट्रवादी आए थे। समझ गए। कौन आए, राष्ट्रवादी आए। राष्ट्रवादी में 3-4 लोग का नाम यहाँ पे आता है आप लोग का। एक आता है मेजनी का आता है, एक आता है गैरिबाल्डी का आता है, एक काउंट काबूर का आता है, और एक लास्ट कौन आता है, विक्टर इमैनुअल। तो पहले किसका आता है, मेजनी का, उसके बाद काउंट काबूर आते हैं, तब जाके गैरिबाल्डी आते हैं, उसके बाद कौन आता है, विक्टर इमैनुअल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई मेरे, ये मान के चलिए ये आपका क्या है, पूरा क्या है, पूरा इटली है। इटली में एक सबसे बड़ा क्षेत्र था, एक बड़ा क्षेत्र था जिसका नाम क्या था, सार्डिनिया पिडमाउंट। इसका नाम क्या था, सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट नाम था देते हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट नाम था। इटली का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था, जिसके शासक कौन थे, जिसका शासक कौन थे, यहाँ के जो शासक था विक्टर इमैनुअल था। कौन था, विक्टर इमैनुअल। जो सार्डिनिया पिडमाउंट जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उसका शासक कौन था, विक्टर इमैनुअल था। यहाँ तक आप लोग समझ में आई बाबू, हम क्या बोल रहे हैं बाबू। उससे बुक मत पढ़िए आप लोग, बुक पढ़ने से कोई फायदा होता है नहीं, उसमें पूरा डिटेल में आपको नहीं दिया होगा। सुनिए ध्यान से। तो हमने क्या बोला, इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था 1815 में, ठीक है। 1815 में बांटने के बाद उसका सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र कौन था, हाँ, सबसे बड़ा और समृद्ध क्षेत्र कौन था, सार्डिनिया पिडमाउंट था। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे, विक्टर इमैनुअल। इनका नाम था पूरा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय नाम था। तो ये वहाँ के क्या थे, शासक थे। समझ गए। ये सब राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी। अब सुनिए, ये सब क्या थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। तो इन लोगों का बीच
जितने भी, जिससे मान के चलिए विक्टर इमैनुअल तो शासक ही मेन थे, तो वहाँ पे कुछ और लोग होंगे जो राष्ट्रवादी होंगे, तो वहाँ के जो और लोग जो राष्ट्रवादी थे, तो उन लोग का मानना था कि जो इटली का एकीकरण है वो कैसे किया जाए। इटली का जो एकीकरण है उसको करने का तरीका क्या है, उन लोगों ने सोच निकाला। तो सोचा कि युद्ध करें हम लोग, तो उन लोगों ने गोरिल्ला युद्ध चालू किया। कौन युद्ध? गोरिल्ला। गोरिल्ला का मतलब ये होता है कि लुक छिप कर युद्ध करना है। गोरिल्ला का मतलब क्या होता है? लुक छिप के युद्ध करना, अपने इटली का करना, एकीकरण करना। तो इन लोग का नियम क्या था? जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन लोगों ने क्या किया कि उसने एक संस्था बनाया। क्या बनाया? संस्था। उसने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या था बाबू? कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। तो राष्ट्रवादियों का एक संगठन था, गुप्त संगठन था। क्या था? गुप्त संगठन। गुप्त संगठन मतलब उजागर नहीं था, जिससे पूरा अगर हेडलाइन पे अगर हो जाए तो उस वहाँ के जो राजा होगा, जो क्षेत्र के जो शासक हो, जानेगा ही। जानेगा तो मेन हेड कमांड भी जाएगा वो आपका। वो जितना भी देखिए जो क्षेत्र कब्जा में होता है ना, वहाँ पे आप संगठन नहीं बना सकते हैं, कोई संस्था या फिर कोई मीटिंग, चाहे कोई संगठन, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ये गुप्त संस्था बनाया राष्ट्रवादियों ने। क्या बनाया था? गुप्त संस्था बनाया, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। राष्ट्रवादियों द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, कौन सी? गुप्त संस्था। कौन संस्था? गुप्त संस्था। राष्ट्रवादियों ने क्या बनाया? राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त संस्था बनाई, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ तक आप लोग समझ में आए बाबू? इस पॉइंट याद रखिए इसको, है ना, इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू। फिर से पूछना एक बार, इटली का विभाजन कब हो गया था? 1815 में, है ना। इसका सबसे बड़ा और समृद्ध, सबसे विकासशील अभी भी क्षेत्र कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट था। वहाँ के शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। समझ गए? अब विक्टर इमैनुअल क्या था? राष्ट्रवादी व्यक्ति था। तो जितने भी वहाँ के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन लोगों ने क्या स्थापना किया, है ना, एक संस्था स्थापना किया जो कैसा था? गुप्त था। गुप्त संस्था मतलब गुप्त, किसी को पता ना चले, ऐसा संस्था। और इस संस्था क्या कर, इसका काम क्या था? संस्था, इस संस्था का काम ये था कि गोरिल्ला युद्ध करके इटली का क्या करना? एकीकरण करना। इसका मुख्य काम क्या था? गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है? लुक छिप कर युद्ध करना। समझ गए? किसी को पता भी ना चले। संस्था का कार्य क्या था? गोरिल्ला युद्ध करके इटली का एकीकरण करना। समझ गए? ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, बस में आप लोग, स्टार्ट है अभी। हम बताते हैं, फिर से याद कीजिए आप लोग। 1815 में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था कौन? इटली। इटली का सबसे बेहतरीन, सबसे समृद्ध, सबसे विकासशील कंट्री कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर का था शासक, था वहाँ के मेन हेड, जो शासक होता है ना, सम्राट था वहाँ के। कहाँ के? सार्डिनिया। पूरा क्षेत्र का नाम नहीं है, खाली एक क्षेत्र का नाम है सार्डिनिया पिडमाउंट। वहाँ कौन था? विक्टर इमैनुअल। वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन लोगों ने मिल करके एक संस्था का स्थापना की, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। यह एक गुप्त संस्था थी। इसका काम ये था कि गोरिल्ला युद्ध करके, लुक छिप करके युद्ध करके और इटली का करना, एकजुट कर देना, एकीकरण करना। इसका काम यही था। समझ गए? तो कुछ राष्ट्रवादियों का योगदान देख लेते हैं, कौन कौन राष्ट्रवादी आए थे, उनका योगदान के बारे में बताते हैं आपको। तो कुछ कुछ राष्ट्रवादी जो आए थे व्यक्ति, जैसे विक्टर इमैनुअल तो हो गए। अब कौन कौन आए थे? देखिए इसमें कौन कौन थे। एक आए थे पहले पहले मेजनी आए थे। कौन आए थे? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी आए थे। उनका कुछ कुछ कार्यकाल था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो बेचारा उतना समृद्ध व्यक्ति नहीं था, उतना समझदारी उसके पास नहीं था, है ना। व्यवहारिक उनको जीवन की जो गुण थी कम थी उनके पास, कूटनीतिज्ञ नहीं थे वो उतना समझदार। जिससे आधुनिक जो तकनीक होती है, आधुनिक जो राजनीतिक होती है, उनकी बढ़िया से उनको समझ नहीं थी। तो मेजनी इसीलिए वो थोड़ा सा नहीं होता है भावुक, तो इंसान भावुक होकर भाग गया तो भी इंग्लैंड। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझिए इसको। यहाँ तो समझ में आप लोग आया ना? सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? सार्डिनिया पिडमाउंट। वहाँ का शासक कौन है? विक्टर इमैनुअल। याद कीजिए पॉइंट को जो बता रहे हैं आप लोग को, है ना। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? हाँ। एक संस्था बनाई, इसका नाम क्या था? गुप्त संस्था का नाम कार्बोनरी। कार्बोनरी याद रखिएगा। कार्बोनरी का काम क्या था? गोरिल्ला युद्ध करके और इटली का एकीकरण करना, है ना। अब स्टार्ट होता है कि कौन कौन राष्ट्रवादी व्यक्ति आए थे। राष्ट्रवादी क्रम दे करके किसका किसका कैसे कैसे योगदान था, कैसे कैसे काम किए, अपना अपना योगदान दिए इटली का एकीकरण करने में,
समझ गए बात को ना। तो सबका देखेंगे योगदान। पहले पहले क्या पढ़ेंगे, जोसेफ मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जोसेफ मेजनी, सुनिए बाबू, जोसेफ जो मेजनी थे, इसको मिटा लेते हैं, हर पॉइंट लिखते चलेंगे ना। इसको बाबू मिटाइए तो, मिटाइए तो। आप लोग को समझ में बाबू आया ना। सुनिए, आप लोग को कुछ समझ में आया। इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में कब किया गया था, क्यों किया गया था? उस पर कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। किसी चीज़ को कंट्रोल रखने के उसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद आसानी से उस पर ध्यान दे दीजिएगा, समझ गए। आप जब कोई क्वेश्चन याद करते हैं, जैसे कुछ भी, तो आप एक एक याद कर लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के याद करते हैं। उसी प्रकार वो तोड़ तोड़ दिया है के लिए, कंट्रोल, नियंत्रण रखने के लिए उस पर। तो बताइए 1815 में इसको विभाजन कर दिया गया था इटली का। छोटे छोटे बहुत में 200 प्लस था उसका विभाजन, समझ गए। तो वहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र याद हो गया आप लोग का, कौन था बाबू? सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या था? सार्डिनिया पिडमाउंट। वहाँ का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। वह कैसा विचारधारा का था, कैसा आइडियोलॉजी का व्यक्ति? राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था, समझ गए। उसका आइडियोलॉजी कैसा था? राष्ट्रवादी। तो अब देखते हैं बाबू हम लोग कि इटली के एकीकरण में राष्ट्रवादियों का योगदान। इटली के एकीकरण में राष्ट्रवादी का, देखिए पहले कौन आए थे? जोसेफ मेजनी, उनका पूरा नाम था। दोबारा में कौन है? काउंट काउर। फिर आए थे गैरी बाल्डी। फिर आए थे लास्ट में विक्टर इमैनुअल के हाथ में था ये सब। आज बिना पढ़ ले, बिना खत्म कर नहीं जाएंगे, है ना। इटली के एक पूरा पढ़ ही लेना है, तभी जाएंगे हम लोग, ऐसे ना तो लफड़ा हो जाएगा यार। आधा आज आधा काल, यही में आधा के चक्कर में पूरा भुला जीव, समझ गया। तो बाबू रे, ए नाग देवता, गाना कौन सुनता है ये लड़का? ऊँट अटाऊँ आओ, कौन गाना? ऊँट अटाऊँ आओ। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बाबू आप लोग? मेजनी के बारे में, कि ठीक है मेजनी का क्या योगदान था इसमें। देखिए मेजनी को, पहला पॉइंट सुनिए, मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता था। क्या कहते थे? इटली का मसीहा। इन्हें इटली का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है बाबू रे, इटली का मसीहा के नाम से किन्हें बोलते हैं, कहते थे? मेजनी को, है ना, याद रखिएगा मेजनी, है ना बाबू। और देखिए इनके पास क्या था, इन लोगों ने, ऐसा बात नहीं, योगदान इनका भी था, समझ गए। ये क्या किए बाबू, ये राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनमें उतना समझदारी, जो व्यवहारिक गुण होता है ना, इनमें कम था। क्या कम था? व्यवहारिक गुण क्या था? कम था। और क्या था? आधुनिक राजनीति की अच्छा ज्ञान इनके पास नहीं था। जैसे जो मॉडर्न, जो अभी क्या पॉलिटिशियन, क्या कैसे चल रहा है, क्या कैसे संभालना चाहिए किसी देश को, इनके पास उतना समझदारी नहीं था। तो ये कूटनीतिज्ञ नहीं थे। क्या नहीं थे? कूटनीतिज्ञ। कूटनीति का मतलब नहीं होता है कोई चीज़ को चाल चल के अपने दिमाग से कैसे देश का एकीकरण किया जाता है, उसको बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। चाल चलना, स्पष्टली अर्थ समझ लीजिए। तो ये कूटनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं थे। और देखिए एक पॉइंट बनता है इनका, ये क्या थे? आधुनिक राजनीति का ज्ञान कम था, समझ गए। इनके पास ऐसा बात नहीं, 3 चीज़ की कमी थी, समझ गए। ये तीनों चीज़ की कमी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का खूब प्रसार प्रचार किया। देखिए इनका काम क्या था, तो राष्ट्रवादी भावनाओं का करना, प्रचार प्रसार करना। इन्होंने सुनिए बाबू, इन्होंने 1831 में क्या स्थापना किया? यंग इटली। क्या स्थापना किया? यंग इटली।
समझ गए? 1834 में क्या स्थापना किया? यंग यूरोप। समझ गए? ये दो चीज़ का स्थापना किया। इससे स्थापना करने का ये मुख्य ये था कि जिसे पत्रिका छपवाए। अब पूरा हर जगह ये लेखक थे एक तरह से। क्या थे बाबू? मेजनी कौन थे? मेजनी क्या थे? लेखक। ये क्या थे? लेखक थे। समझ गए? ये क्या थे? लेखक। इन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप जैसे पत्रिका को प्रचार प्रसार करने में बहुत इनका योगदान दिया ही। जो यंग इटली जो बना स्थापना किए थे और यंग यूरोप की जो पत्रिका जो निकाले थे, जो पत्रिका बांटे थे हर जगह, इनका काम क्या था? इंसान को समझाना कि देश में कैसे आप लोग को इकट्ठा रहना है, एक रहना है, एक होकर के क्रांति करना है, जो भी है, जो भी चीज़ हो। इस तरह इनका काम यही था कि इंसान का समझाना, रसवादी भावनाओं का करना, प्रचार प्रसार करना। इन्होंने क्या शुरू किया करना? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी समझते हैं ना? राष्ट्रवादी समझता है ना? देश के प्रति जो भी सकारात्मक कार्य हो, आप समझती है ना? राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार करना। इन्होंने अपना से बहुत कोशिश किया। समझ गए? खूब प्रचार प्रसार किया कि हमारा देश जो है बिखरा हुआ है, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, कैसे इटली का एकीकरण किया जाए। इन्होंने यंग इटली की भी स्थापना की 1831 में। याद रखिएगा इसको ना, इसको याद रखिएगा। 1831 से 3 साल के बाद 1834। 1831 में यंग इटली का स्थापना किए, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किए। इन्होंने राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रवादी भावना को इतने फैलाने लगे ना, मतलब जहाँ मन तहाँ अपना भाषण देने लगे, समझाने लगे व्यक्ति को। इसका भनक किसको लग गया? मेटरनिख को लग गया। इसका भनक किसको लग गया? मेटरनिख को। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था, जो एथी था, उसको लग गया, मेटरनिख को। देखिए कब की घटना है? 1834 घटना है। वो भागा था कब? इंग्लैंड 48 में। उससे पहले ही से स्टार्ट हो गया कौची? इटली का एकीकरण। समझ गए आप लोग? तो इटली का जो एकीकरण था, इसमें कौन ध्यान केंद्रित कर दिया? मेटरनिख ने। मेटरनिख ने जैसे ही इटली पर ध्यान केंद्रित किया, है ना, तो घबरा गए। कौन? मेजनी। मेजनी घबराने के बाद वो इनसे हार मान गए कि नहीं, इनसे कोई फाइट नहीं कर सकता है, कोई इनसे नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बहुत घोर कट्टरवादी व्यक्ति था वो। समझ गए? कौन? मेटरनिख। तो ये हार मान करके मेजनी बेचारे कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ये भी तो इस पे किनका ध्यान केंद्रित, कौन ध्यान केंद्रित किया? वैसे ही कहाँ चले गए थे? हार मान करके मेजनी बेचारे चले गए कहाँ? मेजनी चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड चले गए। इन्हें से इनका इनका तो पता कट गया। अब तो इनका थी नहीं है। जो भी योगदान दिए थे देश के बारे में, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचार प्रसार किए थे कि नहीं, देश में अखंडता की बात की जाए, एकता की बात की जाए, समझ गए, बहुत सारा अपने सब प्रचार प्रसार किए थे, ये सब छाप छाप के, ये संस्था बना बना करके। लेकिन मेटरनिख किसी न किसी तरह से जानकारी हो गया। उसने जैसे ही दबाव डाला, इटली पर दबाव डाला, दबाव की वजह से कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इनसे ये मतलब नहीं सह पाया, क्योंकि वो बहुत ही खराब व्यक्ति था। वो ऐसा बात नहीं था, उतना आसान नहीं था कि उसको हटा देना। मेटरनिख बहुत घटिया व्यक्ति था। समझ गए? तो मेजनी बेचारा कहाँ चले गया? इंग्लैंड चले गया। क्या इटली का एकीकरण हुआ अभी? कहाँ हुआ अभी? तभी तो शुरू हुआ है बाबू, स्टार्ट हुआ है अभी तो। समझ गए? अब आगे कौन आता है आपका? काउंट काबूर आता है। समझ गए? ये इसके पास ये तीनों गुण था। ये भी गुण था, ये भी गुण था, ये भी गुण था। यह क्यों, यह क्या थे? यह कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। क्या थे? समझ गए? और आधुनिक राजनीति का क्या रखते थे? ज्ञान। बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं हम, बताइए। काउंट का वो क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है किसी देश में चाल चल कोई चीज काम कर देना, नहीं होता है कि कोई दूसरा दिमाग लगा करके कैसे 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 डायरेक्टली युद्ध करके ना, युद्ध करके ना, दिमाग लगा के कैसे अपनी सेना को बढ़ाया जाए। समझ गए? तो सेना, सबसे पहले इनका विचार ये होगा कि सेना कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं भी अगर मान के चलिए युद्ध करना है, डायरेक्टली आप लड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? सैन्य शक्ति चाहिए, सेना का पावर चाहिए, सेना चाहिए हमारे पास। सेना उसके पास उतना था नहीं जितना चाहिए। तो सुनिए,
वो बाद में आपको बताएंगे हम, पहले ध्यान दीजिए आप लोग। काउंट काबूर को, बाबू सुनिए, काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुअल था उसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अपना। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। इसी को ना बनाया था? सही बोल रहे हैं ना? सोच के देखिए, ऐसा ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना भी चाहिए क्या? इन जिसके पास दिमाग है नहीं, उसको क्या करिएगा बना करके, समझ रहे? तो ये था, विक्टर इमैनुअल ने उन्हें क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, नियुक्त कर दिया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। और काउंट काबूर ने क्या किया बाबू सुनिए, इन्होंने अब दिमाग लगाना, अपना कूटनीति के चलना शुरू कर दिए, यहीं से अपने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने देखा कि हमारे पास सेना है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसने क्या ध्यान दिया? सेना के बारे में, सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहा। कोई दिक्कत है? सैन्य शक्ति बढ़ाने का किया, प्रयास किया। कौन? काउंट काबूर ने। देखा कि यहाँ पे सैनिक तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे युद्ध लड़ सकते हैं ऑस्ट्रिया से, वो भी। बताइए, इस सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? यह ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा मुख्य कारण मानता था। कौन? काउंट काबूर। ऑस्ट्रिया को बड़ी बाधा मानता था क्योंकि वही ना बांटा था इटली को, इसलिए उसी पर विशेष ध्यान था इसका। ऑस्ट्रिया को बड़ी बाधा मानता था, है ना? बात आप लोग समझ में क्या लिखे हैं? सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहा क्योंकि सेना चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए। इसके पास सेना की कम थी, समझ गए? तो अब सेना कहाँ से लाएगा? उसके पास उतना मतलब पैसा भी नहीं है कि खर्चा करके सेना अपना खड़ा कर दे। और सेना कैसे ले सकता है अपना? कहाँ से ला सकता है सेना? उसके पास सेना नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जब कुछ क्षेत्र को बांटा जाता है ना, तो उसका सेना को भी लिमिट कर दिया जाता है, सेना को सीमित कर दिया जाता है, समझ गए? तो ऐसा बात नहीं था। देखिए ये इटली हो गया आप लोग का। यहाँ से कहाँ स्टार्ट किया हम लोग? काउंट काबूर के स्टार्ट किए हैं। ये कैसे व्यक्ति थे? कूटनीति के व्यक्ति थे। इनको प्रधानमंत्री पद पर कौन नियुक्त किया था? याद कर लीजिएगा आप लोग। विक्टर इमैनुअल ने किसको? काउंट काबूर को क्या बनाया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया, समझ गए? बताइए, काउंट काबूर ने किसको सबसे बड़ी बाधा माना? ऑस्ट्रिया को। तो उसने क्या बढ़ाना शुरू कर दिया? सैनिक को बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ गए बात को आप लोग? अब देखिए इसने अपना चाल चला क्या किया, समझिए बात को बाबू। दीजिए तो, मिटा दे इसको, समझिए मेरी बातों को ध्यान से बाबू। देखिए इसने क्या किया, अब सेना इसको चाहिए। क्या चाहिए? सेना। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसको चाहिए सेना। क्रीमिया का युद्ध उस समय हो रहा था। क्रीमिया युद्ध क्या हो रहा था? क्रीमिया युद्ध, समझिए क्रीमिया युद्ध उस समय चल रहा था, समझ गए? ये घटना है 1853 से 1854 की। बाबू समझिए बात को, हम क्या बोल रहे हैं। उस समय क्या चल रही थी? क्रीमिया युद्ध। किन के बीच चल रही थी? ऑस्ट्रिया और प्रसा कि फ्रांस? फ्रांस के बीच। बाबू समझिए बाबू हम क्या बोल रहे हैं। क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ था? एग्जाम में पूछता भी है ना, कि क्रीमिया युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। ये दो देशों के बीच क्या हो रहा था? क्रीमिया युद्ध चल रहा था, है ना? कोई क्षेत्र था क्रीमिया, समझ, उसके लिए मांग के लिए ये दोनों क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था अपने में। ऑस्ट्रिया था और कौन था? फ्रांस था। अब इसने सोचा, किसने? काउंट काबूर क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। तो कूटनीतिज्ञ से, है ना, बहुत दिमाग इनके पास था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हमको ऑस्ट्रिया को हटाना है यहाँ से, क्योंकि देश पे पूरा कब्जा कौन किया है? ऑस्ट्रिया। इटली पे कब्जा कौन किया है? ऑस्ट्रिया किया है। तो ऑस्ट्रिया को किसी ना किसी तरीके से हटाया जाए। तो इन्होंने क्या किया बाबू, इन्होंने फ्रांस की तरफ से अपनी सेना भेज दी। फ्रांस के लिए अपनी सेना भेज दी। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। फ्रांस की तरफ से कौन सेना भेजा? यहाँ तक समझ में आप लोग का ही क्या? हंस रहे हैं आप लोग? गर्मी हो रही से बहुत है गर्मी, क्या कीजिएगा आप? समझिए बाबू, क्रीमिया युद्ध किसके बीच चल रहा था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच।
ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। अब उसी समय क्या कर दिया, देखा कि तो युद्ध चल रहा है, अब क्या किया काउंट काबूर ने, दिमाग लगाया अपना, अब क्या कर दिया, अपना सेना कहा सेना को बोल दिया आप लोग कहाँ भेज दिया, फ्रांस की तरफ से भेज दिया कि आप लोग जाइए फ्रांस का सपोर्ट कीजिए। सेना को अपना भेज दिया, किसके खिलाफ भेजा, किसके खिलाफ भेजा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ भेजा ना, यानी फ्रांस की तरफ से अपनी सेना भेज दिया। लेकिन फ्रांस ने इससे पहले उससे कोई संधि, कोई बैठक नहीं किया था। जो फ्रांस था और इटली जो था, दोनों देश जो था, इटली और फ्रांस, ये दोनों देश अपना में कोई बैठक पहले से नहीं किया था कि तू हमारा के सेना दी है चाहे कुछ दी है। इन्होंने अपना कूटनीतिज्ञ के बल पर क्या कर दिया, सेना के भेज दिया, किसके तरफ से, फ्रांस को सपोर्ट के लिए दे दिया। और यहाँ पे क्यों पराजित हो गया था, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, समझिए ऑस्ट्रिया क्या हो गया यहाँ पे। और जब अपना सेना जब दे दिया फ्रांस को, तो फ्रांस तो और मजबूत हो गया, मजबूत होने के बाद ये हार गया। तो क्रीमिया युद्ध में कौन पराजित हो गया था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, बात समझे। क्रीमिया युद्ध में कौन सेना भेजा था अपना, काउंट काबूर, किसके खिलाफ भेजा था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ भेजा था। भेजने के बाद अब तो भेज दिया, अब फ्रांस विजेता हो गया, जीत गया, ये बेचारा ये ऑस्ट्रिया का हो गया था, पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद अब एक बैठक हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, एक बैठक हुई, बुलाई गई। क्योंकि देखिए कभी भी ये पढ़िएगा ना, जब भी आप लोग पढ़ाएंगे हम जब युद्ध के बारे में, तो जब भी युद्ध अगर लड़ाई होता है, जब खत्म होगा तो एक बैठक होगी। अब बैठक क्या बोलते हैं, संधि, सम्मेलन, संधि, कांग्रेस, संधि, सम्मेलन, बैठक, सब एक ही बात है। तो एक संधि होती है, तो संधि देखिए बुलाया गया। बताइए किसके बीच युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। तो बताइए संधि किसके बीच होगी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। अब देखिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच क्या हो गया, कहाँ बुलाई गई बैठक, पेरिस में। युद्ध तो खत्म हो गया। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ बाबू, पेरिस में क्या बुलाया गया, बैठक बुलाया गया, एक संधि बुलाई गई, संधि करने के लिए बैठक बुलाई गई, ठीक है, मतलब मिलाने के लिए, किसी को मिलाने के लिए क्या संधि किया जाता है। तो चलिए ऑस्ट्रिया भी आया और फ्रांस भी आया। तो ऑस्ट्रिया बोला कि ठीक है बाबू तू हमसे लड़ा, लेकिन वो कहे लड़ा, कौन, इटली क्यों लड़ा, समझ गए, तो तुम इटली को ही बुलाओ। तो अब देखिए तो अपना कूटनीति के चल दिए थे, वो जान रहे थे कि बुलाएगा ही बुलाएगा हमको। चलिए भाई यहाँ पर बुला दिया, ठीक है। यहाँ बुलाने के बाद अपना प्रस्ताव रखे, काउंट काबूर प्रस्ताव क्या रखे कि जो इटली में जो हस्तक्षेप है, इसमें किसका हाथ है, ऑस्ट्रिया का हाथ है। वहाँ पे इन्होंने उसके गैर कानूनी मतलब करार दे दिया, वहाँ पे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें किनको बुलाया गया, याद कीजिए, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच संधि के लिए बैठक बुलाई गई पेरिस में, ठीक है। यहाँ पे और किसको बुलाया गया, काउंट काबूर को बुलाया गया। यहाँ पे और कौन आए, काउंट काबूर आ गए बाबू, ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम। काउंट काबूर को भी बुलाया गया, लेकिन अब काउंट काबूर तो आ गए, बैठे हैं वो भी आराम से, एकदम देख रहे हैं उन लोग का बतकीस हो रहा है, जो भी हो रहा है। अपना प्रस्ताव रखें कि इटली का जो मेन जो कारण है, जो इटली का जो क्षेत्र का जो बांट करके जो क्षेत्र पर हाथ हस्तक्षेप जो है, जो क्षेत्र को कंट्रोल में रखा है, वो कौन है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया सीधा से बोल दिया ही। तो यहाँ पर अपना रखा, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। क्योंकि जहाँ पे एक से दो से अधिक देश जहाँ शामिल हो जाता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बढ़ता। आपके देश में कोई होगा तब ना, अब अन्य अन्य देश के आ रहे लोग बैठे, कोई तो क्या बोलेंगे उसको, अंतर्राष्ट्रीय मैटर बोलेंगे। तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो अपना ही काउंट का अपना मैटर रखे थे कि ये बात है ना। धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया, वहीं पे इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि गैर कानूनी रूप से आप इटली पे अधिकार कर लिए हैं, समझ गए। इन्हों जो काउंट काबूर बोले थे, इसके हिसाब से वहाँ पे यही बैठक की बात निकली कि जो ऑस्ट्रिया था बाबू, ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया है, गैर कानूनी रूप से इटली पर अधिकार कर लिया है, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। वहीं पे इटली का जो मैटर है क्या कर दिया, पूरे यूरोप का मैटर बना दिया। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। काउंट काबूर ने इटली के
जो आपका इटली का जो मैटर है, जो इटली की जो बात है, उसको क्या बना दे, पूरा यूरोप की बता दिया समस्या। इटली की समस्या का बता दिया, पूरा यूरोप की समस्या बता दी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू कि किसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने अकेले व्यक्ति था, जा करके पेरिस में इतना बात रखा अपना कि पूरी इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। समझ गए? क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जब बैठक हुई और जब इसको बोला गया ऑस्ट्रिया को कि तुम दोषी हो, चाहे ये हो अनबन, तो समझ पूरा यूरोप में नहीं फैल जाएगा वो बात, पूरा यूरोप में फैल गया। सोच लीजिए। तो इसने क्या कर दिया काउंट काबूर ने? बाबू काउंट काबूर ने क्या किया? इटली की समस्या का कर दिया, इटली की समस्या का पूरा यूरोप की समस्या घोषित कर दिया। समझिए मेरी बातों को, हर बात को समझिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए इसने क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित। किसे? ऑस्ट्रिया को गैर, अरे यार, कानूनी रूप घोषित कर दिया। और इटली की समस्या को पूरे समझ लीजिए, पूरा यूरोप की समस्या बना दिया था वो व्यक्ति। समझ गए? पूरे एक वो इटली की समस्या पूरा यूरोप की समस्या बना दिया, क्योंकि यूरोप का ही तो देश है एक इटली। समझ रहे बात को? वहाँ पर अपना बैठक में बोला, समझ गए, ऑस्ट्रिया को दोषी करार दे दिया गया। अब बताइए, यहाँ से बैठक संधि हो गई। ओके, इसके बाद अब दो व्यक्ति के बीच में बात होने लगी। कौन कौन? अब बात होगी दो आदमी के बीच में। एक रहेगा इटली की तरफ से कौन? काउंट काबूर, और दूसरी तरफ से कौन रहेगा? फ्रांस। कौन रहेगा? फ्रांस। याद कीजिए उस समय फ्रांस का सम्राट कौन होगा? नेपोलियन तृतीय। कौन होगा? तो नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूर के बीच में, दोनों के बीच एक संधि हुई, बैठक हुई। देखिए समझिए बात को, ये तो बैठक हो गई, ये बैठक क्या होगी? समाप्त हो गई। बैठक समाप्त होने के बाद किन के बीच में एक संधि हुई? फ्रांस और इटली के बीच में। अब समझिए, अब दिमाग अपना से लगाइए, उस समय यहाँ का शासक कौन होगा? नेपोलियन तृतीय। आप लोग पढ़े हैं 1848 के बाद 1800 कब तक? 70 तक था। तो नेपोलियन तृतीय के बीच में, दोनों के बीच में संधि हुई। एक संधि क्या हुई? इसमें बात क्या रखा गया? इसने कहा, इटली के बीच काउंट काबूर बोले कि आप हमें सेना दीजिए, क्योंकि इन्हें क्या जरूरत था? सेना। इसलिए अपना सेना भेजे थे कि उससे कभी ना कभी हेल्प मांगेंगे, हेल्प देगा ही देगा, क्योंकि हम सपोर्ट किए हैं। लेकिन आप बताए थे आपको, बिना संधि के, बिना कुछ बैठक के, बिना बातचीत के डायरेक्टली भेज दिया था अपना सेना। कौन? काउंट काबूर। इसलिए काउंट काबूर थोड़ा सा ऐसी हो गया, नहीं होता है कि आप बात नहीं किए डायरेक्टली भेज दिए आप। इसका मतलब तो हम बोले थोड़े नहीं है, नहीं बोलता है कोई, हम बोले थोड़े नहीं है कि आप अपना सेना भेजिए। बोलते तो बात रहता है कि हम चलिए भाई एक बंधक में बंधे हैं, अभी तो हम बंधक में है नहीं। तो फ्रांस बोला ठीक है, आप तो सेना हमको दिए थे, ठीक है, सही बात है, अब हम भी आपको देंगे, कोई चीज़ सेना भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए जो इटली का जो मेन मैटर था ना, पता है कहाँ का था? सार्डिनिया पिडमाउंट का था। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसने ही प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। ठीक है, तो अब क्या हुआ? फ्रांस और इटली में जो बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ कि फ्रांस बोला ठीक है, हम आपके सेना भेजेंगे, यहाँ से सेना देंगे, लेकिन हमको 2 क्षेत्र चाहिए आपके, इटली का 2 क्षेत्र। 2 क्षेत्र मांग लिया। क्या मांग लिया? 2 क्षेत्र। एक का नाम था नीस और एक का नाम था सेवाए। 2 क्षेत्र मांग किया। कौन? फ्रांस। कहा कि तुम 2 क्षेत्र दे देना हमको, ठीक है, हम तुमको क्या दे हेल्प करेंगे? सेना को भेज देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने कहा दिया? काउंट काबूर। काउंट काबूर ने कहा कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बातों को। इसने देने के लिए क्या हो गया? राजी, कि ठीक है, हम आपको नीस और सेवाएं दे देंगे, आपको इस क्षेत्र दो, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। अब देखिए, ये तो बोल दिया देने के लिए, अब इसकी आलोचना कहाँ होने लगी? इटली में। इटली में खूब इनकी आलोचना होने लगी, क्योंकि तुम्हारा ऐसी क्षेत्र गुलाम है, अब तुम देने लगे 2 क्षेत्र उसको, क्यों दोगे? तो ये बोला कि जीतने के बाद न देना है, क्या दिक्कत है? समझ गए? देखिए इसका कहने का मतलब ये था ना कि ठीक है, अगर आपको 2 को अगर हम नीस सेवाएं देंगे, हमारा एक नॉर्थ है, समझ गए, एक मध्य,
नॉर्थ और मध्य दो क्षेत्र हमारा अगर एकीकरण हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? दो क्षेत्र अगर छोटा मोटा दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, निश्चय दे देते हैं। अब बाकी है सब मेरा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यहाँ का टोटल जितना था बचेगा सिर्फ दक्षिणी भाग। समझ गए? तो ये देने के लिए राजी हो गए, लेकिन इनकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन बाद में सुधर गए लोग कि नहीं ठीक किया था काम। अब देखिए ये देने के लिए राजी हो गए, समझ गए बाबू? कौन? काउंट कपूर बोले कि ठीक है आपको 2 क्षेत्र देंगे, नीस और सिवाय, देने के लिए राजी हो गए। चलो बोला कि ठीक है हम आपको देंगे सेना, आप लड़िए, ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़िए, आप कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी सेना देंगे आपको। तो इसने ठीक है सेना दे दिया। किसने सेना दिया? फ्रांस ने सेना भेज दिया कि लो अब युद्ध हो गया शुरू। किसके किसके बीच युद्ध हो गया? ऑस्ट्रिया और सेना कौन दे दिया? तो लिख देते हैं पॉइंट बाबू, अतः लिख देते हैं अंततः इटली और किसके बीच? के बीच इटली की तरफ से क्या कर दिया? फ्रांस ने सेना को, खोल दो पूरा दरवाजा, सेना को भेज दिया। ठीक है यहाँ तक ना? समझिए बात को। 2 क्षेत्र कौन मांग किया था? कौन मांग किया था? फ्रांस ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे तरफ सेना देंगे आपको लड़ने के लिए, ठीक है सेना देंगे, लेकिन तुम कौन क्षेत्र दो? नीस दे दो, एक सिवाय दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ठीक है, फिर क्या हो गया? अंततः इटली और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हो गया? अंततः इटली और ऑस्ट्रिया के बीच इटली की तरफ से फ्रांस ने सेना भेज दिया और क्या लिख देते हैं, और युद्ध शुरू हो गया। इस तरह युद्ध की समाप्ति हुई। समझिएगा बाबू, खुद से लिखिएगा। अब परिणाम क्या हुआ? इसको मिटा देना, बताइए परिणाम क्या हुआ? एकदम कहने के मुताबिक देखिए बाबू, सुनिए ध्यान से। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया था शुरू। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हो गया था। इटली की तरफ से सेना कौन भेज दिया? फ्रांस भेज दिया। यहाँ से इटली का हो गया, जीत गया था, है ना? जीतने के बाद जिस तरह से बात हुई थी एकदम उसी समय कौन कौन क्षेत्र दे दिया गया? ऑस्ट्रिया का हो गया और नीस सिवाय फ्रांस को दे दिया गया। समझ गए? यहाँ तक आपको समझ आई हम क्या बोल रहे हैं? नीस और सिवाय कौन ले लिया? फ्रांस ले लिया। हालांकि बात ध्यान दीजिएगा, फ्रांस जो था ना पहले से भी कंट्रोल रखा था इटली पे, कंट्रोल नहीं रखा था लेकिन अपना सेना पहले से भेजा था रोम पे। समझ गए? रोम, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। रोम में समझिए बाबू, रोम में क्या होता है ना, रोम में पोप रहते थे। पोप समझते हैं ना आप लोग? ईसाई धर्म के गुरु को पोप कहते हैं। ईसाई जो होता है ना, ईसाई उनका जो चर्च होता है, उनका चर्च ना होता है, जैसे आप लोग का किसी गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होता है, मंदिर होता है, तो ईसाई धर्म के लिए क्या होता है? चर्च होता है। ये देखिए चर्च में कौन रहते हैं? चर्च में नहीं रहते वो लोग, मैंने चर्च में हालांकि छोटा मोटा रहते हैं, जैसे पादरी फादर रहते हैं, नन रहती है, कोई महिला नन बन सकती हैं, नन रहती है। एक वीडियो बनाया आप लोग देख लीजिएगा उस पर। तो ईसाई धर्म के जो बड़े गुरु होते हैं कौन होते हैं? पोप होते हैं। समझ गए? अब ईसाई के भी 2 शाखा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जिस तरह से मुसलमान में है ना ईसाई, शिया और सुन्नी, कैसे है? हिंदू में बहुत सारा कैटेगरी है। तो बात समझिए आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। तो ईसाई में भी 2 कैटेगरी है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उसमें क्या होता है कि उनके गुरु कौन होते हैं? पोप होते हैं। दोनों में गुरु कौन होते हैं? पोप होते हैं। पोप सबसे बड़ा नेता होता है, लीडर ईसाई का सबसे बड़ा। वो रहता था कहाँ? रोम में। कहाँ रहता था? रोम में। अब रोम में किसका कब्जा था? फ्रांस का था। फ्रांस अपना क्या किया था? उसको सेना भेज दिया था। कहाँ पे? रोम में भेजा था।
सब मतलब चारों तरफ से पूरा रोम को घेर के रखा था। कौन? फ्रांस। किसको सुरक्षा के लिए? पोप के सुरक्षा के लिए कौन? फ्रांस ने अपनी सेना भेज के कहाँ रखा था? रोम में भेज कर रखा था। याद रखिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रोम में किसकी सेना थी? तो फ्रांस की सेना थी। किस लिए थी? पोप को सुरक्षित रखने के लिए। समझ गए? रोम में पोप को सुरक्षित रखने के लिए किसकी सेना थे बाबू? फ्रांस की। अब बताइए बाबू, ये काउंट काबूर की मृत्यु कब हो गई? काउंट 1862 में। कब हुई थी मृत्यु इनकी? 1862 में हुई थी। याद रखिएगा बाबू, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? आप सुनिए ध्यान से बाबू रे। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद जानते हो कौन आया था? गैरिबाल्डी आया था। देखिए, दो चीज़ का हो गया एकीकरण। कौन कौन हो गया है? नॉर्थ इटली और मध्य इटली। उत्तरी इटली और एक मध्य इटली, दोनों का हो गया था, एकीकरण हो गया था। भले निस्स सिवाय इसके पास नहीं है, लेकिन याद रखिए निस्स सिवाय के लिए भी युद्ध होगा, क्योंकि ये भी क्षेत्र किसी और का नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या नाम था? इसके लिए भी लड़ा है। सब ले लिया है, टोटल अपने बांध लिए, सब का एकीकरण कर दिया है। तो ये यहीं तक इनका अथी था, नियम था। समझ गए? रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं गैरिबाल्डी में। सुनिए, सबसे पहले 1815 में इटली का जो विभाजन था कौन किया था? ऑस्ट्रिया के कौन था चांसलर? मेटरनिक ने। बताइए, वहाँ पे गुप्त, सबसे पहले इटली में क्या स्थापना हुई थी? गुप्त संस्था। क्या स्थापना हुई थी? गुप्त संस्था। कार्बोनरी, राष्ट्रवादियों के एक गुप्त संस्था, जिसके नाम क्या थी? कार्बोनरी क्या थी? गुप्त संस्था। उसका काम क्या था? लुक छिप कर युद्ध करके इटली का एकीकरण करना, यानी गोरिल्ला युद्ध करना। समझ गए? वहाँ से ठीक है। अब वहाँ पे और राष्ट्रवादी लोग थे जिनका योगदान इटली में है। कौन कौन थे? मेजनी थे और काउंट काबूर थे। दो लोग के बारे में बताया ना अभी आप लोग को, तो दोनों के बारे में सिर्फ बता रहे हैं अभी। तो मेजनी है, मेजनी को क्या कहते थे? इटली का मसीहा। किन्हें कहते थे? मेजनी को। यंग इटली का स्थापना कब हुई थी? 31 में। यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? फिर कहाँ चला गया था वो भाग करके? इंग्लैंड भाग गया था। किसके आने की वजह से? मेटरनिक ने जिस पर ध्यान दिया, ये कहाँ चला गया बेचारा? पराजित हो गया, सोचला कि नहीं कोई बात नहीं है, हमसे कुछ होगा नहीं, ये चल गया बेचारा कहाँ? इंग्लैंड भाग गया बेचारा। उसके बाद देखिए, ये लेखक भी था। समझ गए? इनको अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज नहीं था इनके पास। कैसे काउंट काबूर के पास है? कैसे कूटनीति के खेलेंगे? फ्रांस को अपनी सेना भेज दी है, वहाँ से सेना अपने ले ली। इसको बोलते हैं कूटनीति के दिमाग, बोलते हैं पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इनके पास दिमाग था, उनके पास इतना दिमाग नहीं था। तो मेजनी का कहानी खत्म वहीं से हो गया, तो भाग गए थे इंग्लैंड। उसके बाद काउंट काबूर है, वो क्या थे? कूटनीति के भी थे, मतलब अच्छे दिमाग वाले थे। व्यवहारिक गुण उसमें बहुत अधिक थी, मतलब आधुनिक राजनीति का ज्ञान भी रखते थे। समझ गए? इसके बाद उसने क्या सोचा कि अपना सेना सबसे पहले क्या बनाया जाए? सेना को बढ़ाया जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले वो कुछ थे नहीं, तो देखा कि इतना कूटनीति के व्यक्ति है, राजनीति के व्यक्ति है, नेता है, बहुत बड़ा नेता है। कौन? काउंट काबूर। विक्टर इमैनुअल खुश होकर के क्या कर दिया? उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का। सार्डिनिया पिडमाउंट क्या था? इटली, हाँ, इटली का सबसे समृद्ध विकासशील क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमाउंट। तो उसने, विक्टर इमैनुअल ने क्या कर दिया बाबू? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किन है? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब काउंट काबूर दिमाग लगाने लगे अब कि कैसे कैसे अपना सेना बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले देखा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच क्रीमिया का युद्ध चल रहा है। समझ गए? तो उन्हीं के बीच में अपना सेना भेज दिया फ्रांस की तरफ से कि तुम जाओ युद्ध लड़ो, फ्रांस की तरफ से। समझ गए? फ्रांस से युद्ध हो गया ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया हो गया पराजित। समझ लीजिए, पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच एक संधि हुई पेरिस में। कहाँ हुई? पेरिस में। आप पेरिस में किन्हें बुलाया गया? काउंट काबूर को भी बुलाया गया। उन्होंने इसे ऑस्ट्रिया को क्या दोषी क्या कर दिया था? उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया था। गैर कानूनी घोषित कर दिया था कि इटली में जो क्षेत्र का जो अधिकार लिया था, ये कैसे है? गैर कानूनी है। कैसा है? ये गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी रूप से उसने क्या कर दिया था? अधिकार करके रखा था। तो वहाँ पर अपना बात रखे, प्रस्ताव रखे अपना। तो ये सब देश का अलग अलग वैसा बात नहीं है, देश में वही नहीं था, और कोई आए थे देश में, देश के अन्य व्यक्ति भी आए थे वहाँ पे। समझ गए? इस तरह से उसने इटली की जो समस्या थी पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। समझे? अब हो गई थी, अब देखा कि अब दिमाग लगाया कि हम तो फ्रांस को सेना दिए हैं और फ्रांस से भी सेना लेंगे। समझ गए? तो फ्रांस से संधि के लिए बुला दिया कि चलिए हम लोग भी एक संधि करते हैं, बातचीत करते हैं। तो फ्रांस और इटली के बीच एक संधि हुई। उसमें फ्रांस के कौन था राजा? नेपोलियन तृतीय था। समझ गए? यहाँ कौन था? इटली कौन था?
काउंट कपूर था, दोनों के बीच में संधि हुई तो बोला काउंट कपूर कि हमको आपको चाहिए सेना, हमको क्या चाहिए, सेना चाहिए। सेना की मांग अपना प्रस्ताव रखा कि सेना अपना आप दीजिए, हमको ऑस्ट्रिया को भगाना है वहाँ से, क्योंकि अधिकार करके हम लोगों के क्षेत्र पर रखा है, समझ गए। तो कहा कि ठीक है, आप हमको निस दे दीजिए, एक क्षेत्र अपन दे दीजिएगा, एक सेवाई दे दीजिएगा, हम अपनी सेना भरपूर आपको देंगे, मदद करेंगे, लेकिन आपका 2 क्षेत्र चाहिए। देखिए जो 2 क्षेत्र था ना वो बहुत समृद्ध था, ऐसा बात नहीं था, वहाँ पे बहुत सारा मतलब जो उद्योग था ना, उद्योग वाला सामान वहाँ पे मिलता था। तो निस और सेवाई की मांग किया कौन, फ्रांस। उसने बोला कि ठीक है हम देंगे, आप सेना दीजिए। तो सेना भेज दिया कौन, फ्रांस। इटली के तरफ से सेना कौन भेज दिया, फ्रांस। और ऑस्ट्रिया का हो गया पराजित, ऑस्ट्रिया हो गया पराजित। पराजित होने के बाद इसने जिस तरह से बात रखा गया था, प्रस्तावना हुई थी, जो संधि हुई थी कि निस और सेवाई देना है, फ्रांस को दे दिया, समझ गए। इस तरह से उत्तर इटली और मध्य इटली का हो गया एकीकरण हो गया था। तो काउंट कपूर ने उत्तरी इटली और मध्य इटली का कर दिया, एकीकरण कर दिया। अब 2 लोग आएंगे अभी, एक गैरिबल्टी आएंगे, एक बीटर एमेनुअल आएंगे। गैरिबल्टी को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसे मिटाइए दे बाबू। मेजनी हो गए, अपना प्रदर्शन दिखा दिए। काउंट कपूर अपना प्रदर्शन दिखा दिए। अब किनको दिखाना है प्रदर्शन, गैरिबाल्डी को। बताइए इनका पेशा क्या था, नाविक। ये बहुत अच्छा नाविक थे, जो बोट चलाता है नाव ना, उसको नाविक बोलते हैं, समझ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्हें इटली के तलवार कहा जाता था। क्या कहते थे, इटली का तलवार। यहाँ तक कोई दिक्कत। इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए बाबू सबसे पहले इन्होंने अपना एक सेना की टुकड़ी बनाई। क्या बनाई, सेना की, जिसे रेड क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती कहते हैं। इन्होंने क्या बनाया, सेना की। देखो इस सब के सेना के ऊपर ना कपार पे रुमाल बांधे था, रेड रेड, समझ गए कि हाँ ये सब सेना तैयार कर रही थी। अपना अपना सेना की टुकड़ी बनाई। क्या बनाया, इन्होंने अपना सेना की टुकड़ी बनाई, जिन्हें आई बात समझ में आप लोग को। एग्जाम में पूछता है इटली का तलवार किन्हें कहा जाता था, गैरिबाल्टी को, समझ गए। अब बताइए लाल कुर्ती का गठन किसने किया, गैरिबाल्टी। ये 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो पूछता है बता रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा। बताइए गैरिबाल्टी पेशे से क्या थे, नाविक, समझ गए आप लोग। तो इन्होंने अपना एक सेना का बनाया, टुकड़ी बनाया। टुकड़ी बनाने के बाद इन्होंने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, सिसिली और नेपल्स में। एक क्षेत्र था दक्षिण भाग का, ये आपका क्या है, इटली है ना। 2 क्षेत्र जिसका नाम था, क्या था, सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया, आक्रमण, समझ गए। इन्होंने सबसे पहले सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। बाबू समझिएगा, इन्होंने किस पे आक्रमण किया, सिसिली और नेपल्स पर। सिसिली और नेपल्स पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार अथी कर लिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद दोनों क्षेत्र को जीत लिया। किसने, गैरिबाल्डी ने। सबसे पहला आक्रमण करके यही 2 क्षेत्र जीता था। कौन कौन, सिसिली और नेपल्स, दोनों क्षेत्र जीत लिया, समझ गए। अब आगे बढ़ा, और उसका कदम छोटा मोटा नहीं था, इसका सेना का टुकड़ी था, जिसे लाल कुर्ती कहते थे, समझ गए, बहुत खतरनाक था ये। देखिए इसने सिसिली और नेपल पर आक्रमण कर दिया और क्षेत्र को ले देते हैं, जीत लिया। 2 हुआ ना अलग, 2 क्षेत्र पर कब्जा किया ना बाबू, कम से कम आया था। अब देखिए भाई मेरे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब दूसरा योजना बनाया।
अब सोचा कि काहे ना हम इटली की राजधानी रोम पे, उस समय कैपिटल नहीं था, राजधानी नहीं था, समझ गए। उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। कौन? गैरी। इन्होंने क्या किया? योजना बनाने लगा। योजना बनाई, क्या योजना बनाई? रोम पर आक्रमण करने के लिए। और समझिए, जैसे ही इसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, काउंट काबू ने उन्हें रोक दिया, है ना? वही ना रोका था? क्या है? नहीं, बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। अरे सुनिए बाबू, हम समझ रहे हैं। कोई किसने रोक दिया उसको? काउंट काबूर ने रोक दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम क्या बोल रहे हैं। काउंट काबूर सोचा, वो क्योंकि आप जानते हैं कैसा व्यक्ति था, बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था वो। दूर का मतलब दूरदर्शी विचारधारा का व्यक्ति था वो। दूर के पहले ही सोच लेता था कि आगे क्या होगा उसका फ्यूचर, समझ गए। तो इसने जैसे ही रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, योजना रोम पर आक्रमण करने के लिए बनाई, तो किसने रोक दिया? यह योजना कब बनाया था पता है? 1862 में। कब बनाया था योजना? 1862 में। और जून 1862 में भी काउंट काबूर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले इनकी मुलाकात हो गई। किन से? गैरीबाल्डी की मुलाकात काउंट काबूर से हो गई। और जो रोम पर आक्रमण करने की जो योजना बना रहे थे, उन्होंने काउंट काबूर का रोक दिया। ये कब बना रहे थे बाबू? कब की घटना है? मेरी बातों को समझिएगा। योजना कहाँ बना रहा था गैरीबाल्डी युद्ध करने के लिए? रोम पे। और कहा कि तुम नहीं, मत करो। क्यों? क्योंकि रोम पर किसका अधिकार है? फ्रांस का है, ऑस्ट्रिया का नहीं है। आपसे बोले हैं, रोम पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। वहाँ पे पोप धर्म के लोग रहते थे, पोप धर्म के गुरु रहते थे। पोप नहीं, सॉरी, ईसाई धर्म के गुरु पोप रहते थे, समझ गए। तो वहाँ पे जो सुरक्षा जो जो सुरक्षा कर रहे थे, कौन कर रहे थे? फ्रांस के सैनिक थे वहाँ पे। और वहाँ पे उनका अधिकार था। किनका? फ्रांस का। अगर आप जो रोम पर अगर आप आक्रमण करते हैं, तो आपको पता है किससे मोल लेना पड़ेगा? फ्रांस से मोल लेना पड़ेगा। अब फ्रांस आपको सेना देगी नहीं जो सेना दे रही है। समझिए बात को, हम क्या बोल रहे हैं बाबू। तो कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे। उसने देखा, देखिए इसने देखा, गैरीबाल्डी ने सोचा, सोच के देखिए कि इसने रोम पे आक्रमण करने की योजना बनाई थी, सही बात है। लेकिन ये एक धार्मिक ना हो जाए, धार्मिक की वजह से इसने छोड़ दिया। किसके कहने पे? काउंट काबूर के कहने पर। तो इसके मन में एक विचार आया कि बताइए, हम ये योजना बना रहे थे तो ये लोग धार्मिक का सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग नहीं होता है कि धार्मिक धर्म के लेकर के सपोर्ट कर रहा है। काउंट काबूर होके, चाहे विक्टर इमैनुअल के जो प्रतिनिधि होके, चाहे जो काउंट काबूर के जो प्रतिनिधि होके, जो उनके पीछे के जो लोग हों, जिनको समर्थन करने वाले लोग हों, उन सब भी क्या किया कि धार्मिक हो जाएगा, है ना, फ्रांस इसमें हस्तक्षेप कर देगा, इसलिए आप ये आक्रमण मत कीजिए। तो इसको लगा कि नहीं, धार्मिक वजह से ये लोग हमको रोक दिया, समझ गए। धर्म के थी के लिए हमको कुछ नहीं, अपना मनमानी कर रहे लोग। तो ये धीरे धीरे बेचारे गैरीबाल्डी जानते हो क्या हो गए थे बाबू? धीरे धीरे अपना राजनीति कर छोड़ दिए थे, ये हट गए थे। कौन? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी सिर्फ 2 ही क्षेत्र जीते थे। कौन कौन? सिसिली और नेपल्स। और सिसिली और नेपाल जीतने के बाद पता है इसको किसको दे दिए थे? इन्होंने विक्टर इमैनुअल को दे दिए थे, क्योंकि वहाँ के जो शासक था कौन था? विक्टर इमैनुअल ही था, समझ गए। सार्डिनिया का के साथ साथ सिसिली और नेपल्स का भी वही अधिकार न होता था, क्योंकि देखिए वो बड़े शासक था ना वो। सो देखिए, सार्डिनिया का सबसे बड़ा शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। तो कोई भी क्षेत्र अगर जीतिएगा तो कौन लेगा? उस पर कौन अधिकार करेगा? वही अपन रहेगा शासक के सब पे। तो उसने कहा, विक्टर इमैनुअल ने कहा कि देखिए, विक्टर इमैनुअल ने एक प्रस्ताव रखा। विक्टर इमैनुअल ने क्या रखा? प्रस्ताव पता है क्या रखा? प्रस्ताव यह रखा कि गैरीबाल्डी, तुम ना क्या करो ना, कि जो तुम क्षेत्र जीते हो ना, उस पे तुम अधिकार कर लो, तुम रहो उसका शासक, तुम बनो। किस पे? एक प्रस्ताव रखा कि गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर शासक, मतलब बनने के लिए कहा, बनो, ठीक है। लेकिन गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। जी नहीं, हम क्या रहेंगे? हम साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। इन्होंने कहा कि हम साधारण जीवन, एक आम इंसान की तरह हम जीवन अपना क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे, समझ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, से हम क्या करेंगे? आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, साधारण। तो इन्होंने क्या कहा? साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए कहा कि हम साधारण जीवन क्या करेंगे?
व्यतीत करेंगे बाबू, याद रखिए, समझ गए। इनकी जो ये जो इनकी उपलब्धि थी, इनकी जो अच्छाइयाँ थी, ऐसा बात नहीं, भारत में भी उनका प्रचार प्रसार हुआ था। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। इनकी जीवनी कथा भी लिख दिए थे कि कैसा व्यक्ति था गैरीबाल्टी, भारत के लाला लाजपत राय। समझ गए? लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे ना, लाल बाल पाल के नाम से नहीं प्रसिद्ध थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरे पाल से देख कोई तिलक। हाँ, आप लोग पढ़ाएंगे बाद में बात की लाल बाल पाल के नाम से, कहाँ हैं आप लोग? मजाक में क्या बोले हैं? अरे गधा है कहीं क्या, उन्हीं का बोलते, उन्हीं लोग को बोलते थे लाल बाल पाल। समझ गए? सुनिए बाबू, साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए कहे कि नहीं हम नहीं बनेंगे शासक, ओके। फिर जाके क्या हुआ बाबू, सिसिली और नेपल्स पर वो कौन रहा? विक्टर इमैनुअल ही रहे। लेकिन ये राजनीतिक से अलग हट गए थे बाबू, सीधा ये क्या हो गए, राजनीतिक से अलग। तब जाके अंततः 1862 में काउंट कवर की क्या हो गई, 1862 के जून में हुई थी। और उससे पहले ही मांग कर लिया था, है ना, वो रोक दिया था पहले ही उससे कि ना रोम पर आक्रमण मत करो, ठीक है। ये जो बनाया था ना, और कुछ में पढ़ने का ना ना, अरे यही है बाबू। आप लोग देखिए, इटली का तलवार गैरीबाल्डी, समझ गए। लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, सेना की टुकड़ी गैरीबाल्डी, बताइए वही है लाल कुर्ती, समझ रहे ना? क्या कर रहे हैं बाबू? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, अब शेष जितना भी क्षेत्र बचा है, अब कौन उसको एकीकरण करेगा? विक्टर इमैनुअल करेंगे। इसके बाद कौन आएंगे? विक्टर इमैनुअल। तो एक युद्ध हो रहा था, उसको बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? एक सेडोवा का युद्ध हुआ स्टार्ट। समझिए बात को, सेडोवा का, सेडोवा, सेडोवा का युद्ध जो है किन के बीच हो रहा था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। देखिए, प्रसा के बीच कब हो रहा था? 1866। क्यों हो रहा था पता है आप लोग को? ये हो रहा था जर्मनी पे किसका अधिकार रहेगा, किसका प्रभुत्व रहेगा, इसके लिए दोनों मतभेद हो रहा था कि हम रहेंगे वहाँ के शासक, हम अधिकार करेंगे, हम उसका प्रभुत्व उस पर कंट्रोल रखेंगे जर्मनी पे। अब देखिए, यहाँ जर्मनी की भी बात होने लगा था कि जर्मनी पर हम रहेंगे, उसका पूरा कंट्रोल मेरे अंदर रहेगा। ये कहेगा, ऑस्ट्रिया करेगा नहीं मेरे ऊपर रहे, हम उस पर कंट्रोल करेंगे, ये करेगा हम करेंगे। इसी के बकझक में क्या हो गया, इन लोग युद्ध हो गया। समझ गए? इसे कौन युद्ध कहते हैं? सेडोवा। क्योंकि सेडोवा स्थान पे लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1866। आपको पढ़ाएंगे जब ना, सेडोवा का युद्ध, डेनमार्क युद्ध, है ना, सेडोवा का, सेडोन का युद्ध और आएगा। तो सुनिए, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब देखिए, प्रसा का सपोर्ट करने के लिए आ गया कौन? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने इसको सेना भेज दिया। किसको? प्रसा को। प्रसा को सेना दे दिया विक्टर ये भी कूटनीति था, दिमाग लगाया कि हम देते हैं प्रसा को सेना, ये कर हरा देगा किसको? प्रसा को। ऑस्ट्रिया हरा देगा। हराने के बाद इसका एक जो क्षेत्र था ना, वेनेसिया, इटली का एक क्षेत्र था, कोची नाम था? वेनेसिया। इटली का एक क्षेत्र था जिसका नाम था क्या? वेनेसिया। अब सुनिए, वेनेसिया पे क्या हुआ, ये प्रसा के अंडर में था। जो वेनेसिया था किसके अंडर में था? प्रसा के अंडर में था। तो उसने सोचा अगर हम प्रसा को सेना देते हैं तो वो करेगा, ऑस्ट्रिया कर देगा पराजित। समझ गए? हम उससे क्या ले लेंगे? अपना वेनेसिया ले लेंगे। तो इसका लाभ उठा करके देखिए, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेना किसको भेज दी? प्रसा को भेज दी। भेजा। इस तरह ऑस्ट्रिया का हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया पराजित। वेनेसिया
विक्टर इमैनुअल ने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? समझ गए? बात समझ आप लोग का? यार एक ट्रिक था डे ऑफ, एक ट्रिक था डे ऑफ। क्या था? डे ऑफ, डे ऑफ। ऑस्ट्रिया फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, खैर आपको पढ़ाएंगे जर्मनी में ही, है ना। डेनमार्क युद्ध, ऑस्ट्रिया फ्रांस के बीच युद्ध, है ना। सेडेवा की युद्ध, एक और था कोई और से। ध्यान दीजिए आप लोग। बताइए वेनेशिया किसके अधिकार में था? प्रसा के। प्रसा ने जब इटली के जब बंटवारा हुआ था तो प्रसा कौन क्षेत्र मिला था? वेनेशिया मिला था। समझ गए? वेनेशिया पे अधिकार प्रसा का था। यहाँ देखा कि सेडोवा का युद्ध हो रहा है ऑस्ट्रिया और प्रसा में, तो इसने विक्टर इमैनुअल अपनी सेना किसको दे दिया? प्रसा को। आप प्रसा से संधि कर लिया कि ना, हमको दे दीजिएगा, वेनेशिया दे दीजिएगा। मिल गया इसको वेनेशिया, वेनेशिया मिल गया आराम से। समझ गए? फिर आगे क्या हुआ बाबू? फिर जाके जो प्रसा था उसने फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया फ्रांस का आक्रमण? फिर प्रसा ने फ्रांस पर क्या कर दिया? इसको सेडोन का युद्ध बोलते हैं शायद, सेडोन का युद्ध। क्या बोलते हैं? सेडोन का युद्ध शायद। प्रसा ने फ्रांस पर क्या कर दिया? आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब बताइए बाबू, प्रसा ने किस पे आक्रमण कर दिया? फ्रांस पे। फ्रांस पे तो आक्रमण कर दिया। अब सोच के देखिए, फ्रांस पे जैसे ही आक्रमण किया, फ्रांस की सेना कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में है। वो पोप के रक्षा कर रहा है वो लोग। अब बताइए जब लड़ाई हो गया तो सेना वहाँ रहेगा ना, सेना को सबको बुला लिया। कहाँ पे? फ्रांस में बुला लिया कि युद्ध छिड़ा है किससे? प्रसा से युद्ध छिड़ा है। उसने सब के सब सेना को हटा लिया। कहाँ बुला लिया? फ्रांस में। वो हो गया खाली। कौन चीज? रोम। विक्टर इमैनुअल ने क्या कर दिया? रोम पे आक्रमण करके रोम को भी अधिकार में ले लिया। सिंपल तरीका। रोम पे क्या कर लिया? अधिकार। देखिए फिर प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, जिससे रोम से फ्रांस को सेना क्या करनी पड़ी? सेना हटानी पड़ी। इस तरह इसका लाभ उठाकर विक्टर इमैनुअल ने रोम पर क्या कर दिया? रोम पर करके अपने अधिकार में कर लिया ना। समय आप लोग क्या बता रहे हैं आप लोग को? रोम पर कैसे अधिकार कर लिया देख लिए ना। यहाँ से प्रसा और फ्रांस फंसा, और इसका फायदा उठा करके कौन? विक्टर रोम पर अधिकार कर लिया सीधा, क्योंकि सेना हटा लिया अपना। दो तो बाबू थोड़ा सा इंक आवा, क्योंकि इंक खत्म हो गया है, तो डाल दें। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करो तो। है ना बाबू? देखिए तो क्या कर दिया इसने? रोम क्या कर दिया? रोम से क्या हटा दी? सेना हटा ली। इसका फायदा उठा करके विक्टर इमैनुअल का कर दिया, रोम पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद पूरा रोम का कर दिया, अपने अंडर में रख लिया। और उसके बाद रोम को क्या बना दिया गया? राजधानी। रोम को क्या बना दिया गया? इटली का राजधानी बनाया गया। अब याद कीजिए, वहाँ पे कौन है? पोप। कौन है? पोप है। अब सोचिए, क्या किसी एक देश में जैसे हिंदू है तो क्या ये भारत में हिंदू है? नहीं है। मुस्लिम है तो क्या भारत में है? हर जगह पे है। अगर आप कहीं, और जैसे आपको पढ़ाएंगे, तुर्की में जब खिलाफत आंदोलन चला था ना, मुसलमान खिलाफ है, लीडर को हटा दिया गया था, उनसे थी को खलीफा को हटा दिया गया था। तो हर जितना भी देश है ना, जहाँ जहाँ मुसलमान है, वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा था। यानी कहने का मेरा मतलब अल्टीमेटली ये है कि जब आप पोप को हटाइएगा, जबरदस्ती मारपीट कीजिएगा पोप के लिए आप, तो ईसाई को फ्रांस में है, अन्य देश में भी है, तो वहाँ पे भी ईसाई को थोड़ा सा तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कि बताइए मेरे गुरु को, मेरे धर्म को समझने वाले उस व्यक्ति को मारा जा रहा है, पीटा है, तो वो लोग भी बौखला जाएगा कि नहीं बौखला जाएगा? तो बौखलाने से पहले सोचा कि ना, रोम पे आक्रमण किए ठीक है,
पोप पे नहीं करें, क्योंकि धर्म का भी तो बहुत बड़ा होता है। धर्म एक जगह थोड़ी नहीं है, वो पूरा देश में फैला है, हर जगह देश में है। वहाँ पे भी आक्रोश हो जाएगा, मेरे खिलाफ हो जाएगा उल्टा। तो इसने सोचा कि रोम को न हटाएं, पोप को न हटाएं, पोप को नहीं हटाना है हमको। पोप का जो मेन राजमहल था उसको छोड़ दिया गया। में बड़ा क्षेत्र में जितना क्षेत्र में रहता था वो लोग, पोप उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया, समझ गए। उसको छोड़ करके उस क्षेत्र धीरे धीरे, जानते हो क्या हो गया था, उस क्षेत्र पर सफा ध्यान नहीं दिया वो लोग, इटली के व्यक्ति उस पर सफा ध्यान नहीं दिया, उसको छोड़ दिया गया। उसी क्षेत्र का नाम पड़ गया वेटिकन सिटी। क्या पड़ गया? वेटिकन सिटी। वही वेटिकन सिटी आज दुनिया का सबसे छोटा देश है, समझ गए क्या बोल रहे हैं। तो इटली की जो राजधानी है रोम, रोम में कौन रहते थे? पोप। पोप जिस महल में, जिस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया। उसी क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? बाद में उसको आज़ाद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे? पोप रहेंगे यहाँ पे। वहीं पे अभी भी पोप का नाम क्या है? तो जी मोदी जी मिलने के लिए गए थे अभी उनसे, बहुत बड़ा लीडर होते हैं पोप। तो पोप कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। अब वेटिकन सिटी क्या है? दुनिया का सबसे छोटा देश। देखिए पोप के क्षेत्र तथा राजमहल को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। उसे, बाबू रे ध्यान दीजिए आप लोग, उसे क्या बना दिया गया? उसे एक दुनिया का सबसे बाबू बात ना भाई मेरे, बस अंत्य हो रहा है, समझिए आप लोग बात को। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं। पोप के क्षेत्र तथा राजमहल को छोड़ दिया गया और उसे क्या बना दिया गया? दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बनाया गया। ठीक है बाबू। और देखिए पोप, ये जो घटना थी 1871 की थी ना, यानी 1871 में क्या हो गई? 1871 में इटली की संपूर्ण एकीकरण 1870 में इटली की क्या हो गई बाबू? संपूर्ण एकीकरण हुआ ना। पोप क्या होते हैं? नोट में लेते हैं। पोप क्या होते हैं? पोप ईसाई के धर्मगुरु, ईसाई के धर्मगुरु, यही ना है, और क्या है? पूरा दरवाजा खुलिए आप लोग, समझ में आई? खाली क्या पढ़ने का वैसे हम लोग? इटली का छोटा नहीं है, ये बात समझिए। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट को आप लोग याद रख के, इससे नामा हुआ व्यक्ति के, राष्ट्रवादी व्यक्ति का, और उस पर स्टेप बाय स्टेप अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। रट्टा मारने का प्रयास मत कीजिए, रट्टा मारने से नहीं होता है। जिसको याद है कि कौन इटली की तलवार है कहते थे, किसको मसीहा बोलते थे, इस हिसाब से आप आंसर राइटिंग लिखने का खुद से प्रयास कीजिए। समझ गए? वन शॉट में ख़त्म कर दें, वन शॉट में ख़त्म कर दें, रिविजन करवा के। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, आंसर दीजिएगा, है ना। बताइए इटली का, बाबू सुनिए, इटली का विभाजन कब हुआ था? 1815 में। कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। आप स्पेशली मेटरनिक रखिएगा, है ना। अब बताइए इटली का सबसे समृद्ध और विकासशील क्षेत्र का नाम बताइए। सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। बताइए विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादियों ने, वो कैसे विचारधारा के थे? राष्ट्रवादी। उनका आइडियोलॉजी क्या था? राष्ट्रवादी विचारधारा। ठीक है, वो क्या थे? राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो उन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? गुप्त संगठन कार्बोनरी की। किसकी स्थापना की? गुप्त संगठन कार्बोनरी के। ठीक है, स्थापना करने के बाद अब उसमें कुछ कुछ एंट्री मारने लगे राष्ट्रवादी। उसमें पहला नंबर किसका आता है? मेजनी का। दूसरा नंबर किसका आता है? तीसरा में किसका आता है? चौथा में किसका आता है? सीधा बैठ बालक,
तो तुम्हारा नाम है सांड है, सांड है, गधा कहीं का, बैला। बकलोल है, बैला मतलब बकलोल। समझिए कहाँ थे? 4 नंबर पे थे ना हम लोग। कौन थे? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमानुअल। मेजनी क्या, मेजनी को लोग वहाँ के क्या कहते थे? मसीहा। क्या कहते थे? मसीहा। उसने 2 संगठन की स्थापना की। कौन कौन? यंग इटली का स्थापना कब? यंग यूरोप की। अच्छा बताइए, मेजनी को क्यों जाना पड़ा? मेजनी को क्यों जाना पड़ा? मेटरनी के आने से, चाहे ध्यान केंद्रित करने की वजह से, कंट्रोल करने की वजह से, ठीक है। इसलिए कहाँ भाग गए? इंग्लैंड। बाद में पढ़ेंगे मेजनी कौन था। बढ़िया से क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी कौन था। दरवाजा क्या हो? देखिए ठीक है, फ्रेश आ रहा है। चलिए देखो बाबू, हम लोग कहाँ थे? पढ़ाई न करने आया है? अरे लोल, कहाँ है लाठी? है लाठी दे हैं? बौरा है कहीं का। बताइए मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। उसने एक नारा भी दिया था, जानते हो क्या दिया था नारा? उसने कहा था, देश में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दो। आगे बढ़ाएंगे आप लोग। देश में क्रांति लाना तो क्या कर दो? शासन युवाओं को सौंप दो। तो बताइए मेजनी कहानी खत्म हो गया, चला गया इंग्लैंड। अब कौन आया था? काउंट काबूल। काउंट काबूल बताइए वो कौन व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था? राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ था और राजनीतिज्ञ था। अच्छा उसको समझ था राजनीति में, कैसे लड़ना है युद्ध, कैसे एकीकरण करना है। इसलिए वो इतना समझदार व्यक्ति था, इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि विक्टर एमानुएल ने उसे किस पद पर नियुक्त कर दिया? विक्टर एमानुएल को इस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री किया था बाबू। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने क्या किया पता है आप लोग को? फ्रांस पे क्या कर दिया? फ्रांस की तरफ से सेना भेज दिया। देख रहा था कि क्रीमिया युद्ध फ्रांस और किसके बीच हो रहा था? और कब हो रहा था? 53 से 54। क्रीमिया युद्ध किसके बीच हो रहा था? किसके बीच? हाँ। तो किसको समर्थन दिया सेना के तौर पे? फ्रांस को समर्थन दिया। बताइए समर्थन क्यों दिया? उसको सेना चाहिए था। सेना को मांगने के लिए सेना पहले दिया, ठीक है, सेना को सौंप दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेना दिया जिसमें कौन जीत गया था? फ्रांस जीत गया था, वो में विजेता हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि कहाँ संधि हुई थी? एक बैठक बुलाई गई थी, पेरिस में बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में किसको बुलाया गया था? काउंट काबूर को बुलाया गया था। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को क्या वहाँ पर घोषित कर दिया? पूरे यूरोप की समस्या घोषित बतला दिया। समझ गए? और फिर बाद में किसके भी संधि हुआ? फ्रांस और इटली की भी संधि हुआ। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? नेपोलियन तृतीय। समझ गए? वो दोनों की संधि हुई। संधि में क्या कहा गया था? फ्रांस ने किस क्षेत्र को मांग किया? निस और सेवाए। निस और सेवाए क्षेत्र का मांग किया। कौन की मांग किया? फ्रांस। क्यों मांग किया? क्योंकि इटली ने क्या मांग किया था? सेना, कि आप हमें सेना दीजिए क्योंकि हमको ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना है। सेना की किसी मांग किया, उसने क्या मांग किया? निस और सेवाए क्षेत्र का मांग किया। तो ये राजी हो गए। राजी होने के बाद भी इनकी आलोचना काफ़ी हुई, आम पब्लिक के बीच में काफ़ी आलोचना हुई, ऐसा बात नहीं, बहुत आलोचना हुई। लेकिन बेचारा संभाला किसी तरह से। कहा कि ना ये 2 क्षेत्र दे देने से अगर उत्तरी इटली और मध्य इटली का अगर एकीकरण हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए। तो उसने राजी हो गया। फिर अपनी सेना कौन भेज दिया? फ्रांस दिया सेना। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इटली क्या हो गया? जीत गया था और ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था। अब जितना उत्तरी इटली था और मध्य इटली दोनों का हो गया, एकीकरण हो गया। जिस हिसाब से बात कहा गया था कि नहीं तुमको क्या देंगे? निस और सेवाएं देंगे फ्रांस को, तो अपने कहे मुताबिक उन्होंने क्या कर दिया? निस और सेवाएं किनको सौंप दिया? फ्रांस को सौंप दिया। समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए? निस और सेवाएं सौंप दिया। उसके बाद क्या हुआ पता है आप लोग को? वो उनकी मृत्यु लगभग वो छोड़ दिए थे, वो राजनीतिकरण छोड़ दिए थे। उनकी 1862 में मृत्यु भी हो गई थी। वो छोड़ दिए, बुजुर्ग हो गए थे। समझ गए? उनका जन्म पता है कब हुआ था? शायद 1807 में हुआ था। उनका ही नहीं हुआ था, निस में शायद हुआ था। हाँ सुनिए बाबू बात। तो अब कौन आ गए? गैरीबाल्टी आ गए। कौन है गैरीबाल्टी? बताइए गैरीबाल्टी को क्या कहते थे? इटली का तलवार कहते थे ना। लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गैरीबाल्टी ने।
गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। उन्होंने क्या किया पता है आप लोग को? क्या किया? बोले क्या किया था बताइए? गैरिबाल्डी ने दक्षिण से 2 क्षेत्र को जीता। कौन कौन? नेपल्स और सिसली। सिसली और नेपल्स पर क्या कर दिया? आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपना अधिकार में ले लिया और दोनों क्षेत्रों को विक्टर इमैनुअल के नाम सौंप दिया कि आप अधिकार कर लीजिए। लेकिन बाद में हालांकि उसने रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई थी, समझ गए? लेकिन काउंट कब उन्होंने रोक दिया कि नहीं, फ्रांस से फिर आपका युद्ध हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की सेना रोम में है, अब पोप की रक्षा कर रही है, इसलिए आप रोम पर आक्रमण मत कीजिए। वहाँ से रोक दिया और इसको वहीं से ठेस लग गई। उसको प्रस्तावना दिया गया, आपको उसको दिया भी गया कि आप सुनिए, इतना काम किए हैं विक्टर इमैनुअल बोले कि आप इतना काम किए, इतना योगदान दिए हैं, इसलिए आप जो जीते हैं क्षेत्र सिसली और नेपल्स, आप उस पर अधिकार कर, आप रहिए, उस पर शासक बनकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम एक सामाजिक, एक है ना, आम जनता की तरह हम अपना जीवन का करेंगे, व्यतीत करेंगे। तो इन्होंने छोड़ दिया। और उनका जीवन कथा हम जानते हैं कि भारत में भी लिखा गया है। और कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय। समझ गए? इस तरह से उन्होंने देखा कि धार्मिक कुछ बातें हो गई थी, उन्होंने क्या कर दिया, इटली से जो राजनीतिकरण था उन्हें छोड़ दिया। गैरिबाल्डी त्याग दिए कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे इसमें। अब कुछ क्षेत्र जो बचे हुए थे, कौन आया? विक्टर इमैनुअल आए ना, विक्टर इमैनुअल। उन्होंने देखा कि एक सेडवा के चल रहा था, किसके बीच? ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच। अब प्रसा के पास एक क्षेत्र हम लोगों का था, इटली का था, वो कौन था? वेनेसिया था। उन्होंने सोचा कि हम प्रसा के क्यों ना अपना सेना भेज दे, है ना, जब जीत जाएगा तो उससे अपना क्या ले लेंगे? वेनेसिया छीन लेंगे, ले लेंगे। तो अपना सेना दे दिया किसको? प्रसा को। प्रसा से अपना क्या ले लिया? वेनेसिया क्षेत्र ले लिया, समझ गए? अब देखा कि प्रसा फिर कहीं युद्ध और लड़ गया कहीं। उसने प्रसा ने जीत हासिल करने के बाद उसको लगा कि नहीं, हम बहुत महान हैं। उसने किस पे आक्रमण कर दिया? फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। और जैसे ही फ्रांस पे आक्रमण कर दिया तो फ्रांस की सेना होगी कमजोर, कमजोर पड़ गई, सेना कम पड़ गई। इसने फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, उसने क्या किया कि रोम पे जो रखा था, सेना भेजा था, उसको क्या कर लिया? बुला लिया कि आ जाए सब। और रोम पे सेना क्या हो गई? खाली हो गई। और खाली दे करके किसने मौका पर चौका मार दिया? विक्टर ने मौका पर चौका मार दिया, रोम पे अधिकार कर लिया। और रोम पे अधिकार करने के बाद इटली का क्या बना दिया? राजधानी। क्या बना दिया? राजधानी। राजधानी बनाने के बाद भी पोप वाला क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि धार्मिक चीज़ है ना, तो धार्मिक चीज को छोड़ दिया था, छोड़ हटाओ। उसने उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? वेटिकन सिटी, जो दुनिया का क्या है? सबसे छोटा देश है। इस तरह से इटली का जो संपूर्ण एकीकरण है वो कब हो गया था? 1870 में खत्म हो गया। पोप क्या था? पोप एक गुरु होते हैं, किसके? ईसाई धर्म के। समझ गए? ईसाई धर्म में दो अथी होती शाखा होती है, एक होती है कैथोलिक, एक होती है प्रोटेस्टेंट। एक होती है कैथोलिक, एक होती है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक में क्या होता है? कैथोलिक में होता है ना कि उसमें एक बाइबल ग्रंथ होता है। ईसाई का ग्रंथ क्या होता है? बाइबल। समझ गए? आप बाइबल से ऊपर कौन होते हैं? पोप। तो कहता है ना कैथोलिक कि हम सबसे ऊपर मानते हैं पोप को। किसको मानते हैं? पोप को। किसको मानते हैं? पोप को। उसके नीचे क्या रखते हैं? अपना बाइबल ग्रंथ। क्या रखते हैं? बाइबल ग्रंथ को। बताइए, आप किसी मौलाना को या किसी पंडित को आगे रखते हैं कि अपने गीता को रखते हैं आगे, या फिर कुरान को? कुरान आगे होता है, मौलवी से भी आगे कौन बड़ा होता है? कुरान बड़ा होता है। लेकिन उसने क्या किया? कैथोलिक लोग क्या करते थे? उन लोगों का सबसे बड़ा कौन थे? गुरु होते थे। उसके नीचे कौन होता था? उनका ग्रंथ होता था, बाइबल। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो बदलाव चाहते थे, उनके सबसे ऊपर क्या था? बाइबल था। उसके नीचे क्या था? पोप था। माने सबसे ऊपर किसको मानते थे? बाइबल को। और उसके बाद किसको मानते थे? पोप को, है ना, उसके सिवा किसी को नहीं। तो दो शाखा थी, जिस तरह से सुन्नी शिया है ना, ये बंड भंड देवबंदी बरेलवी, इस तरह से इसमें भी शाखा है, ईसाई में भी। तो उसी को बोलते हैं पोप। पोप किसे बोलते हैं? ईसाई धर्म के गुरु को। जो चर्च में रहता है उसको नहीं, जो सबका लीडर होता है, सब चर्च का एक लीडर होता है, कौन? पोप, है ना। उसमें एक महिला भी रहती है, देखिएगा मूवी भी देखी होंगी, ब्लैक, है ना, टोपी पहन के, आप पूरा देखिएगा, ब्लैक पहन के और व्हाइट ड्रेस पहन के रहती है, उसको बोलते हैं नन। जो महिला शादीशुदा होती है नन नहीं बन सकती है, समझ गए? नन कौन बन? जो शादीशुदा अनमैरिड है वो नन बन सकता है। नन बनने का मतलब है वो सब एक एथी में रहती है, सन्यासी के तौर पर रहता है वो लोग। एक किसे कुटिया होता है, कुटिया में लोग रहता है नन, है ना। तो उसमें पादरी होते हैं, फादर। देखिए फिल्म में देखोगे, फादर ये प्लस का सिंबल लगा रहता है ना। ईसा मसीह कैसे टांगा रहता है, कांटी ठोका गया था, वो कांटी ठोका तो वहाँ इटली में ठोका गया था, बेथलेहम एक पहाड़ी था वहाँ पे। खैर, ये चैप्टर का हो गया बाबू यहाँ तक। ये चैप्टर नहीं, इटली का एकीकरण का हो गया, समाप्त हो गया यहाँ तक। आप लोग को समझ में आया ना बाबू? हम रिवीजन करवा दिए। आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा, घर पर इसका आंसर राइटिंग कीजिएगा, खुद से लिखने का देखिएगा, कीजिएगा। आँख मूंद के नहीं, आँख खोल कर लिखिएगा। हमारे कहने का मतलब है आप कॉपी ले लीजिएगा बिना देखे, ताकि आप लोग उसको लिखिएगा। लिखने का प्रयास एक बार कीजिएगा, दोबारा तक लिखने आएगा नहीं। जान रहे हाथ दुख बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। एक बार लिखिएगा, लेकिन कैसे कुछ दोबारा भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। 2 बार लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा बढ़िया से, एकदम सब डाटा तक याद हो जाएगा आपको। समझ गए? डाटा सबको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बताइए, काउंट कबर की मृत्यु कब हुई थी?
ठीक है, चलिए ये सब याद हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए कल पढ़ाएंगे कुछ जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ाएंगे? जर्मनी का, क्योंकि हई दोनों युद्ध कौची खातिर केले रासन? जर्मनी खातिर। तिनी के हटावे के बनू वहाँ से तब। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे।